आज हम फिर लेकर हाजिर हैं डिजिटल मिर्जापुर के चैनल पर भारतीय संविधान के भाग 13 से संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, उनके उत्तर और व्याख्या के साथ। मैं आप उनका उत्तर देने की कोशिश करिएगा। 50 प्रश्न पूरे होने पर आंकलन करिएगा कि कितने सही उत्तर हुए। कमेंट्स में जरूर लिखिए अपने नाम के साथ, जिससे अगले वीडियो में आपका नाम शामिल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 13 से संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, उनके उत्तर और व्याख्या यहां दिए गए हैं। भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। प्रश्न 1, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन किया गया है? ए भाग X, बी भाग 11, सी भाग 12, डी भाग 13। उत्तर डी भाग 13। व्याख्या। भारतीय संविधान का भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 तक भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रावधानों को समाहित करता है। प्रश्न 2, संविधान के अनुच्छेद 301 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, अंतर्राज्यीय नदियों के जल के विवादों को सुलझाना। बी, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। सी, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों को परिभाषित करना। डी, वित्तीय आपातकाल के प्रावधान। उत्तर बी, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। व्याख्या। अनुच्छेद 301 स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा। ये भारतीय संघ के भीतर आर्थिक एकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। प्रश्न 3, अनुच्छेद 301 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है? ए, केवल संसद। बी, केवल राज्य विधानमंडल। सी, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कुछ शर्तों के अधीन। डी, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा ही। उत्तर सी, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कुछ शर्तों के अधीन। व्याख्या। अनुच्छेद 302 और 304 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही सार्वजनिक हित में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन इनकी सीमाएं और शर्तें अलग-अलग हैं। प्रश्न 4, संसद किस अनुच्छेद के तहत व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है? ए, अनुच्छेद 302। बी, अनुच्छेद 303। सी, अनुच्छेद 304। डी, अनुच्छेद 305। उत्तर ए, अनुच्छेद 302। व्याख्या। अनुच्छेद 302 संसद को ये शक्ति देता है कि वो सार्वजनिक हित में विधि द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी एक भाग से या किसी एक भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे प्रतिबंध अधिरोपित कर सकती है जो वो आवश्यक समझे। प्रश्न 5, राज्य विधानमंडल किस अनुच्छेद के तहत व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है? ए, अनुच्छेद 302। बी, अनुच्छेद 303। सी, अनुच्छेद 304। डी, अनुच्छेद 305। उत्तर सी, अनुच्छेद 304। व्याख्या। अनुच्छेद 304 बी राज्य विधानमंडल को 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। ए, भारत के अन्य राज्यों से आयातित माल पर राज्य के भीतर उत्पादित समान माल पर लगने वाले समान टैक्स अधिरोपित करना। और बी, सार्वजनिक हित में किसी राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य के साथ व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध अधिरोपित करना, बशर्ते राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी प्राप्त हो। प्रश्न 6, अनुच्छेद 303 किस पर प्रतिबंध लगाता है? ए, संसद की शक्ति पर राज्यों के बीच भेदभाव करने से रोकने के लिए। बी, राज्यों की शक्ति पर आयातित माल पर भेदभावपूर्ण कर लगाने से रोकने के लिए। सी, राष्ट्रपति की शक्ति पर अध्यादेश जारी करने से। डी, न्यायपालिका की शक्ति पर व्यापार संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करने से। उत्तर ए, संसद की शक्ति पर राज्यों के बीच भेदभाव करने से रोकने के लिए। व्याख्या। अनुच्छेद 303 संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को राज्यों के बीच भेदभावपूर्ण कानून बनाने से रोकता है, खासकर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित मामलों में, जब तक कि विशिष्ट परिस्थितियां न हों।
प्रश्न 7। अनुच्छेद 303(1) के तहत संसद किस आधार पर राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती है? ए. भाषाई आधार पर, बी. निवास स्थान के आधार पर, सी. उत्पादन के अभाव के आधार पर, डी. किसी राज्य की कमोडिटी की कमी के आधार पर जिसे संसद द्वारा घोषित किया गया हो। उत्तर डी. किसी राज्य की कमोडिटी की कमी के आधार पर जिसे संसद द्वारा घोषित किया गया हो। व्याख्या। अनुच्छेद 303(1) कहता है कि संसद को किसी राज्य या किसी अन्य राज्य को कोई भी वरीयता देने या उन राज्यों के बीच किसी भी भेदभाव करने की शक्ति नहीं होगी। हालांकि अनुच्छेद 303(2) एक अपवाद प्रदान करता है, जहां सार्वजनिक हित में किसी विशेष राज्य में माल की कमी को दूर करने के लिए ऐसा भेदभाव किया जा सकता है जिसे संसद द्वारा घोषित किया गया हो। प्रश्न 8। अनुच्छेद 304(b) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करने से पहले किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? ए. सर्वोच्च न्यायालय, बी. राष्ट्रपति, सी. राज्यपाल, डी. संसद। उत्तर बी. राष्ट्रपति। व्याख्या। अनुच्छेद 304(b) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा किसी राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य के साथ व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर लगाए गए उचित प्रतिबंधों को लागू करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। प्रश्न 9। व्यापार, ट्रेड शब्द में क्या शामिल है? ए. केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय, बी. वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, सी. केवल वस्तुओं का निर्माण, डी. केवल सेवाओं का प्रादान। उत्तर बी. वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय। व्याख्या। व्यापार शब्द एक व्यापक अर्थ रखता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों का क्रय विक्रय, वितरण और विनिमय शामिल है। प्रश्न 10। वाणिज्य, कॉमर्स शब्द व्यापार से किस प्रकार भिन्न है? ए. वाणिज्य केवल वस्तुओं से संबंधित है, व्यापार सेवाओं से। बी. वाणिज्य व्यापार के सहायक पहलुओं जैसे परिवहन और संचार को शामिल करता है। सी. दोनों शब्द पूरी तरह से पर्यायवाची हैं। डी. वाणिज्य केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संदर्भित करता है। उत्तर बी. वाणिज्य व्यापार के सहायक पहलुओं जैसे परिवहन और संचार को शामिल करता है। व्याख्या। वाणिज्य एक व्यापक शब्द है जो व्यापार की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने वाले सभी कार्यकलापों को शामिल करता है, जैसे कि परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा और भंडारण। प्रश्न 11। समागम यानी इंटरकोर्स शब्द का क्या अर्थ है? ए. केवल व्यक्तियों का आवागमन, बी. केवल वस्तुओं का आवागमन, सी. वस्तुओं, व्यक्तियों और विचारों का आवागमन, डी. केवल विचारों का आदान प्रदान। उत्तर सी. वस्तुओं, व्यक्तियों और विचारों का आवागमन। व्याख्या। समागम एक बहुत व्यापक शब्द है जो देश के भीतर वस्तुओं, व्यक्तियों, सूचनाओं और विचारों के मुक्त आवागमन को संदर्भित करता है, जो आर्थिक और सामाजिक एकीकरण के लिए आवश्यक है। प्रश्न 12। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित किया गया था? ए. अनुच्छेद 305, बी. अनुच्छेद 306, सी. अनुच्छेद 307, डी. कोई नहीं। उत्तर बी. अनुच्छेद 306। व्याख्या। अनुच्छेद 306 जो रियासतों के साथ समझौतों से संबंधित था को संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया था, क्योंकि रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण हो चुका था। प्रश्न 13। अनुच्छेद 305 किस संबंध में प्रावधान करता है? ए. मौजूदा कानूनों को बचाना और एकाधिकार का प्रावधान करना, बी. केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को विनियमित करना, सी. संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों को विनियमित करना, डी. आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख। उत्तर ए. मौजूदा कानूनों को बचाना और एकाधिकार का प्रावधान करना। व्याख्या। अनुच्छेद 305 ये प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 301 और 303 के प्रावधानों के बावजूद राज्य को किसी मौजूदा कानून को बनाने से नहीं रोका जाएगा या किसी कानून को बनाने से नहीं रोका जाएगा जो किसी राज्य द्वारा किसी व्यापार, वाणिज्य या उद्योग को चलाने की अनुमति देता हो, या ऐसा कोई कानून जो उस व्यापार, वाणिज्य या उद्योग के संबंध में कोई एकाधिकार बनाता हो। प्रश्न 15। यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है, तो क्या इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी जा सकती है? ए. नहीं, संसद द्वारा बनाए गए कानून अंतिम होते हैं। बी. हाँ, यदि प्रतिबंध उचित नहीं है या सार्वजनिक हित में नहीं है। सी. केवल राष्ट्रपति की अनुमति से। डी. केवल सर्वोच्च न्यायालय की राय से।
उत्तर बी, हाँ, यदि प्रतिबंध उचित नहीं है या सार्वजनिक हित में नहीं है। व्याख्या: संविधान की मूल संरचना के सिद्धांतों के तहत संसद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को भी उचित और सार्वजनिक हित में होना चाहिए, अन्यथा उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। प्रश्न 16। फ्रीडम शब्द का अर्थ अनुच्छेद 301 के संदर्भ में क्या है? ए, पूर्ण और असीमित स्वतंत्रता, बी, केवल वस्तुओं के आवागमन की स्वतंत्रता, सी, प्रतिबंधों के अधीन स्वतंत्रता, डी, केवल राज्यों के बीच व्यापार की स्वतंत्रता। उत्तर सी, प्रतिबंधों के अधीन स्वतंत्रता। व्याख्या: अनुच्छेद 301 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। ये अनुच्छेद 302, 303, 304 और 305 में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन है। इसे विनियमित स्वतंत्रता कहा जाता है। प्रश्न 17। अनुच्छेद 307 किस संबंध में प्रावधान करता है? ए, आपातकाल के दौरान व्यापार पर प्रतिबंध, बी, राष्ट्रपति की व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति, सी, व्यापार और वाणिज्य के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण नियुक्त करने की संसद की शक्ति, डी, राज्यों की व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति। उत्तर सी, व्यापार और वाणिज्य के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण नियुक्त करने की संसद की शक्ति। व्याख्या: अनुच्छेद 307 संसद को ये शक्ति देता है कि वो विधि द्वारा ऐसे प्राधिकरण की नियुक्ति के लिए प्रावधान कर सकती है जो अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे। प्रश्न 18। भाग 13 के प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, बी, देश की आर्थिक एकता और अखंडता को बढ़ावा देना, सी, केंद्र सरकार को व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण देना, डी, राज्यों को अपने उत्पादों को बढ़ावा देना। उत्तर बी, देश की आर्थिक एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। व्याख्या: भाग 13 का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता सुनिश्चित करके भारत की आर्थिक एकता को मजबूत करना है, ताकि कोई भी राज्य अनुचित बाधाएं उत्पन्न न कर सके। प्रश्न 19। क्या कोई राज्य किसी अन्य राज्य से आने वाले सामान पर भेदभावकारी कर लगा सकता है? ए, हाँ, यदि राज्य विधानमंडल ऐसा कानून पारित करता है। बी, नहीं, अनुच्छेद 304 ए इसे प्रतिबंधित करता है। सी, केवल राष्ट्रपति की अनुमति से। डी, केवल आपातकाल के दौरान। उत्तर बी, नहीं, अनुच्छेद 304 ए इसे प्रतिबंधित करता है। व्याख्या: अनुच्छेद 304 ए स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य से आयातित माल पर ऐसे कर अधिरोपित नहीं करेगा जो उस राज्य में उत्पादित समान माल पर लगने वाले करों से अधिक हों। ये भेदभाव को रोकता है। प्रश्न 20। क्या एकाधिकार बनाने वाले कानून अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करते हैं? ए, हमेशा। बी, नहीं, अनुच्छेद 305 ऐसे कानूनों को बचाता है। सी, केवल अगर वे अनुचित हैं। डी, केवल अगर वे सार्वजनिक हित में नहीं हैं। उत्तर बी, नहीं, अनुच्छेद 305 ऐसे कानूनों को बचाता है। व्याख्या: अनुच्छेद 305 ये प्रावधान करता है कि राज्य किसी व्यापार, वाणिज्य या उद्योग को चलाने के लिए या किसी एकाधिकार बनाने के कानून बना सकता है और ऐसे कानून अनुच्छेद 301 के उल्लंघन में नहीं माने जाएंगे। प्रश्न 21। अनुच्छेद 301 के तहत समागम शब्द के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? ए, व्यक्तियों का आवागमन, बी, सेवाओं का प्रावधान, सी, माल का परिवहन, डी, आपराधिक गतिविधियां। व्याख्या: समागम एक वैध अवधारणा है जो वैध आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों से संबंधित है। आपराधिक गतिविधियां या ऐसे कार्य जो कानून के विरुद्ध हैं, इस स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आते हैं। प्रश्न 22। क्या राज्य सरकार किसी विशेष वस्तु के अंतर्राज्यीय परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है? ए, हाँ, किसी भी परिस्थिति में। बी, नहीं, अनुच्छेद 301 इसका विरोध करता है। सी, हाँ, यदि प्रतिबंध सार्वजनिक हित में उचित हैं और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी प्राप्त है। डी, केवल प्राकृतिक आपदा की स्थिति में। उत्तर सी, हाँ, यदि प्रतिबंध सार्वजनिक हित में उचित है और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी प्राप्त है। व्याख्या: अनुच्छेद 304 बी के तहत राज्य विधानमंडल सार्वजनिक हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। पूर्ण प्रतिबंधों को आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहुत सावधानी से देखा जाता है और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही वैध माना जाता है। प्रश्न 23। संसद द्वारा अनुच्छेद 302 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों की प्रकृति क्या होनी चाहिए? ए, मनमानी, बी, उचित और सार्वजनिक हित में, सी, भेदभावपूर्ण, डी, असीमित। उत्तर बी, उचित और सार्वजनिक हित में। व्याख्या:
सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उचित होने चाहिए और सार्वजनिक हित में होने चाहिए। प्रश्न 24। क्या कोई राज्य विधानमंडल किसी अन्य राज्य से आयातित उत्पादों पर बिक्री कर में भेदभाव कर सकता है? ए, हाँ, यदि राज्य के भीतर उत्पादित सामान महंगा हो। बी, नहीं, अनुच्छेद 304 ए इसका निषेध करता है। सी, केवल यदि संसद इसकी अनुमति दे। डी, केवल यदि राष्ट्रपति इसकी अनुमति दे। उत्तर बी, नहीं, अनुच्छेद 304 ए इसका निषेध करता है। व्याख्या। अनुच्छेद 304 ए विशेष रूप से आयातित वस्तुओं पर भेदभावपूर्ण कराधान को प्रतिबंधित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि घरेलू और आयातित वस्तुओं पर समान रूप से कर लगाया जाए। प्रश्न 25। अनुच्छेद 301 किस प्रकार की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है? ए, केवल भौतिक बाधाएं। बी, केवल कानूनी बाधाएं। सी, भौतिक और कानूनी दोनों प्रकार की बाधाएं। डी, केवल भाषाई बाधाएं। उत्तर सी, भौतिक और कानूनी दोनों प्रकार की बाधाएं। व्याख्या। अनुच्छेद 301 का लक्ष्य देश के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के मार्ग में आने वाली सभी प्रकार की अनुचित बाधाओं, चाहे वे कानूनी हों, विनियामक हों या भौतिक, को दूर करना है। प्रश्न 26। भाग 13 में स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रभावित मानी जाती है? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। बी, ऑस्ट्रेलिया। सी, कनाडा। डी, आयरलैंड। उत्तर बी, ऑस्ट्रेलिया। व्याख्या। भारतीय संविधान के भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान काफी हद तक ऑस्ट्रेलियाई संविधान के अनुच्छेद 92 से प्रभावित हैं, जिसमें ऐसी ही स्वतंत्रता का प्रावधान है। प्रश्न 27। क्या भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को किसी गैर कर बाधा द्वारा बाधित किया जा सकता है? ए, नहीं, केवल कर बाधाएं वर्जित है। बी, हाँ, लेकिन केवल उचित और सार्वजनिक हित में। सी, गैर कर बाधाएं स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करती। डी, केवल संसद द्वारा लगाई गई गैर कर बाधाएं मान्य है। उत्तर बी, हाँ, लेकिन केवल उचित और सार्वजनिक हित में। व्याख्या। स्वतंत्रता न केवल कर बाधाओं से बल्कि अनुचित गैर कर बाधाओं से भी प्रभावित होती है। हालांकि उचित गैर कर बाधाएं जो सार्वजनिक हित में हो स्वीकार्य हो सकती हैं। प्रश्न 28। क्या अनुच्छेद 301 के तहत पुलिस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है? ए, नहीं, पुलिस शक्ति व्यापार को प्रतिबंधित नहीं कर सकती। बी, हाँ, सार्वजनिक सुरक्षा और नैतिकता के लिए। सी, केवल आपातकाल के दौरान। डी, केवल केंद्र सरकार द्वारा। उत्तर बी, हाँ, सार्वजनिक सुरक्षा और नैतिकता के लिए। व्याख्या। पुलिस शक्ति, जो राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता और सामान्य कल्याण के लिए कानून बनाने की शक्ति देती है, का प्रयोग अनुच्छेद 301 की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए खतरनाक वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबंध। प्रश्न 29। भाग 13 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी कानून को चुनौती देने के लिए कौन सा अनुच्छेद सबसे प्रासंगिक है? ए, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बी, अनुच्छेद 226, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। सी, दोनों ए और बी। डी, कोई नहीं। उत्तर सी, दोनों ए और बी। व्याख्या। यदि किसी व्यक्ति के व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत या उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट पिटीशन दायर कर सकता है। प्रश्न 30। अनुच्छेद 303(2) के तहत संसद किस स्थिति में राज्यों के बीच भेदभाव कर सकती है? ए, यदि एक राज्य में पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं है। बी, यदि एक राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कमी है और इसे संसद द्वारा घोषित किया गया हो। सी, यदि कोई राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ा हो। डी, यदि कोई राज्य विशेष सांस्कृतिक महत्व का हो। उत्तर बी, यदि एक राज्य में वस्तुओं की कमी है और इसे संसद द्वारा घोषित किया गया हो। व्याख्या। अनुच्छेद 303(2) एक अपवाद प्रदान करता है जहां संसद यदि उसे लगता है कि किसी राज्य में वस्तुओं की कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए उस राज्य के पक्ष में भेदभावपूर्ण कानून बना सकती है। प्रश्न 31। कर यानी टैक्स और शुल्क यानी ड्यूटी के बीच क्या अंतर है जो अनुच्छेद 304(a) के संदर्भ में महत्वपूर्ण है? ए, दोनों एक ही हैं। बी, कर राजस्व उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है जबकि शुल्क किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। सी, कर केवल केंद्र सरकार लगाती है, शुल्क केवल राज्य सरकार। डी, शुल्क केवल अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगता है। उत्तर बी,
कर राजस्व उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है जबकि शुल्क किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। व्याख्या: कर सामान्य राजस्व उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है जबकि शुल्क, जैसे पथ कर, मार्केट शुल्क, आमतौर पर किसी सेवा या सुविधा के बदले या किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। अनुच्छेद 304A भेदभावपूर्ण कराधान को प्रतिबंधित करता है। प्रश्न 32। क्या अनुच्छेद 301 के तहत कोई राज्य अपने भीतर के व्यापार को बाहरी राज्यों से अलग करके विनियमित कर सकता है? ए. पूर्ण रूप से। बी. नहीं, इससे आर्थिक एकता बाधित होगी। सी. केवल राष्ट्रपति की सहमति से। डी. यदि ऐसा करना सार्वजनिक हित में उचित हो। उत्तर डी. यदि ऐसा करना सार्वजनिक हित में उचित हो। व्याख्या: अनुच्छेद 304B राज्य विधानमंडलों को सार्वजनिक हित में उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है जिसमें राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य के साथ व्यापार शामिल है, लेकिन यह उचित और सार्वजनिक हित की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए और राष्ट्रपति की मंजूरी भी चाहिए। प्रश्न 33। संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्सित अनुच्छेद 306 क्या प्रावधान करता था? ए. अंतर्राज्यीय व्यापार पर राष्ट्रपति की शक्ति। बी. किसी रियासत के शासक द्वारा दिए गए अधिकारों और विशेषाधिकारों को बचाना। सी. आपातकाल के दौरान व्यापार पर नियंत्रण। डी. किसी राज्य को विशेष वित्तीय सहायता। उत्तर बी. किसी रियासत के शासक द्वारा दिए गए अधिकारों और विशेषाधिकारों को बचाना। व्याख्या: अनुच्छेद 306 कुछ राज्यों के लिए रियासतों के शासकों द्वारा किए गए समझौतों और वाचाओं के तहत व्यापार और वाणिज्य से संबंधित विशेष प्रावधानों को बचाता था। रियासतों के पुनर्गठन के बाद इसकी आवश्यकता समाप्त हो गई। प्रश्न 34। अनुच्छेद 301 की स्वतंत्रता का उल्लंघन कब माना जाता है? ए. जब किसी कानून के कारण व्यापार की लागत बढ़ जाती है। बी. जब किसी कानून के कारण व्यापार पर सीधा और तात्कालिक प्रभाव पड़ता है, उसे प्रतिबंधित करता है या बाधित करता है। सी. जब किसी कानून के कारण किसी एक व्यापारी को लाभ होता है। डी. जब किसी कानून के कारण व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। उत्तर बी. जब किसी कानून के कारण व्यापार पर सीधा और तात्कालिक प्रभाव पड़ता है, उसे प्रतिबंधित करता है या बाधित करता है। व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे और तात्कालिक प्रभाव यानी कि डायरेक्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट के परीक्षण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया है कि क्या कोई कानून अनुच्छेद 301 की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। प्रश्न 35। क्या किसी राज्य को किसी व्यापार, वाणिज्य या उद्योग को चलाने से रोकने के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है? ए. हाँ, यदि वह राज्य इसे करने में अक्षम हो। बी. नहीं, अनुच्छेद 305 इसका विरोध करता है। सी. हाँ, यदि संसद ऐसा कानून बनाए। डी. केवल तभी जब वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो। उत्तर बी. नहीं, अनुच्छेद 305 इसका विरोध करता है। व्याख्या: अनुच्छेद 305 राज्य को किसी व्यापार, वाणिज्य या उद्योग को चलाने से या ऐसा करने के लिए कानून बनाने से नहीं रोकता है, बल्कि ऐसे कानूनों को बचाता है जो राज्य को ऐसा करने की अनुमति देते हैं। प्रश्न 36। भारतीय संघवाद में भाग 13 का क्या महत्व है? ए. यह राज्यों को अधिक शक्ति प्रदान करता है। बी. यह केंद्र को व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण देता है। सी. यह संघ के भीतर आर्थिक एकता और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। डी. यह राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। उत्तर सी. यह संघ के भीतर आर्थिक एकता और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। व्याख्या: भाग 13 भारतीय संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक बाधाओं को कम करके पूरे देश में एक साझा बाजार और आर्थिक एकीकरण सुनिश्चित करता है। प्रश्न 37। यदि कोई कानून अनुच्छेद 301 की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है लेकिन अनुच्छेद 302 या 304 के तहत उचित प्रतिबंध के रूप में मान्य नहीं है, तो उस कानून का क्या होगा? ए. वह सस्पेंड रहेगा। बी. वह असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। सी. उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। डी. वह तब तक लागू रहेगा जब तक इसे चुनौती नहीं दी जाती। उत्तर बी. वह असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। व्याख्या: यदि कोई कानून अनुच्छेद 301 की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और उसे संविधान के भाग 13 में दिए गए किसी भी अपवाद के तहत वैध नहीं ठहराया जा सकता, तो उसे न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। प्रश्न 38। क्या कोई राज्य अपने नागरिकों को प्राथमिकता देने के लिए अन्य राज्यों के व्यक्तियों को अपने राज्य में व्यापार करने से रोक सकता है? ए. हाँ, यदि ऐसा राज्य के आर्थिक हित में हो। बी. नहीं, यह अनुच्छेद 301 की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। सी. केवल कुछ विशेष व्यवसायों के लिए। डी. केवल तभी जब ऐसा संसद द्वारा अधिकृत हो। उत्तर बी. नहीं, यह अनुच्छेद 301 की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। व्याख्या: अनुच्छेद 301 में समागम शब्द में व्यक्तियों का मुक्त आवाजाही और किसी भी राज्य के भीतर व्यापार करने का अधिकार भी सम्मिलित है। अन्य राज्यों के व्यक्तियों को व्यापार करने से रोकना भेदभावपूर्ण होगा और स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। प्रश्न 39। संविधान के किस संशोधन द्वारा भाग 13 में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ अप्रासंगिक प्रावधानों को हटाया गया है?
ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 7वां संशोधन, डी 101वां संशोधन जीएसटी। उत्तर सी 7वां संशोधन। व्याख्या: संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 ने अनुच्छेद 306 को निरसित कर दिया था, जो रियासतों से संबंधित था और अब अप्रासंगिक हो गया था। भाग 13 के मूल सार में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया था। अनुच्छेद 301 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? ए हाँ, यह मौलिक अधिकार है। बी नहीं, यह एक संवैधानिक अधिकार है परंतु मौलिक अधिकार नहीं। सी यह केवल कानूनी अधिकार है। डी यह केवल लेजिस्लेटिव अधिकार है। उत्तर बी नहीं, यह एक संवैधानिक अधिकार है परंतु मौलिक अधिकार नहीं। व्याख्या: अनुच्छेद 301 के तहत व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। इसका उल्लंघन होने पर मौलिक अधिकारों की तरह सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। हालांकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। प्रश्न 41। भाग 13 की परिकल्पना एक ऐसे भारत के लिए की गई है जहां ए राज्य अपनी आर्थिक नीतियों को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से निर्धारित कर सकते हैं। बी केंद्र सरकार सभी आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। सी पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां बिना किसी अनुचित बाधा के संचालित हों। डी प्रत्येक राज्य एक अलग आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करता है। उत्तर सी पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां बिना किसी अनुचित बाधा के संचालित हों। व्याख्या: भाग 13 का उद्देश्य भारतीय संघ के भीतर एक एकीकृत आर्थिक बाजार बनाना है, जहां माल, सेवाएं और पूंजी बिना किसी अनुचित प्रतिबंध के आसानी से स्थानांतरित हो सकें। प्रश्न 42। क्या अनुच्छेद 301 में समागम शब्द के तहत शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना शामिल है? ए नहीं, यह केवल व्यापारिक समागम को संदर्भित करता है। बी हाँ, व्यापक अर्थ में यह इसमें शामिल है। सी केवल तभी यदि शिक्षा व्यापार से संबंधित है। डी यह एक अस्पष्ट क्षेत्र है। उत्तर बी हाँ, व्यापक अर्थ में यह इसमें शामिल है। व्याख्या: समागम का अर्थ केवल व्यापारिक आवाजाही नहीं बल्कि व्यक्तियों का स्वतंत्र आवागमन भी है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और अन्य वैध सामाजिक उद्देश्यों के लिए यात्रा करना भी शामिल है। प्रश्न 43। अनुच्छेद 301 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के लिए कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? ए लेट द मार्केट डिसाइड। बी फ्रंटियर्स आर नो बैरियर्स। सी स्टेट्स फर्स्ट। डी सेंटर इज सुप्रीम। उत्तर बी फ्रंटियर्स आर नो बैरियर्स। व्याख्या: अनुच्छेद 301 का मूल सिद्धांत यह है कि राज्यों की भौगोलिक सीमाएं भारतीय संघ के भीतर आर्थिक गतिविधियों के लिए बाधा नहीं बननी चाहिए। प्रश्न 44। क्या राज्य अनुच्छेद 304 बी के तहत किसी आवश्यक वस्तु के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है? अ हाँ, यदि वो राज्य में ही आवश्यक हो। ब नहीं, पूर्ण प्रतिबंधों की अनुमति नहीं है। स हाँ, यदि सार्वजनिक हित में उचित हो और राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो। द केवल केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। उत्तर है स हाँ, यदि सार्वजनिक हित में उचित हो और राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो। व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं की कमी की स्थिति में राज्य के भीतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबंध को वैध ठहराया है, बशर्ते वो सार्वजनिक हित में उचित हो और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी हो। प्रश्न 45। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के दायरे की व्यापक व्याख्या की? अ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ब गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य। स आत्माराम बनाम राज्य। द मेनका गांधी बनाम भारत संघ। उत्तर है स आत्माराम बनाम राज्य। व्याख्या: आत्माराम टी कंपनी लिमिटेड बनाम राज्य और ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट बनाम राजस्थान राज्य जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने भाग 13 के प्रावधानों की व्याख्या की। आत्माराम मामले में प्रत्यक्ष और तात्कालिक प्रभाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। प्रश्न 46। अनुच्छेद 301 के तहत वाणिज्य शब्द में क्या शामिल हो सकता है? अ केवल सड़कों और पुलों का निर्माण। ब परिवहन और संचार सेवाएं। स केवल कानूनी सेवाएं। द केवल शैक्षिक संस्थान। उत्तर है ब परिवहन और संचार सेवाएं। व्याख्या: वाणिज्य में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जो व्यापार को सुगम बनाती हैं, जिनमें परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं। प्रश्न 47। क्या राज्य विधानमंडल किसी कानून द्वारा अतिरिक्त प्रादेशिक यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रभाव डाल सकता है जो अंतर्राज्यीय व्यापार को बाधित करता हो? अ हाँ, यदि ऐसा करना आवश्यक हो। ब
नहीं, ये राज्य विधानमंडल की शक्ति के दायरे से बाहर है। स, केवल संसद की मंजूरी से। द, केवल राष्ट्रपति यदि इसकी अनुमति दे। उत्तर है ब, नहीं, ये राज्य विधानमंडल की शक्ति के दायरे से बाहर है। व्याख्या: राज्य विधानमंडल आमतौर पर केवल अपने राज्य क्षेत्र के भीतर ही कानून बना सकता है। अतिरिक्त प्रादेशिक प्रभाव वाले कानून जो अन्य राज्यों के साथ व्यापार को प्रभावित करते हैं, आमतौर पर राज्य की विधायी क्षमता से बाहर होते हैं और अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकते हैं। प्रश्न 48। यदि कोई राज्य अपने भीतर के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अन्य राज्यों से आने वाले समान उत्पादों पर उच्च उत्पाद शुल्क लगाता है तो ये किसका उल्लंघन होगा? अ, अनुच्छेद 302, ब, अनुच्छेद 303, स, अनुच्छेद 304 अ, द, अनुच्छेद 305। उत्तर है स, अनुच्छेद 304 अ। व्याख्या: अनुच्छेद 304 अ स्पष्ट रूप से ये सुनिश्चित करता है कि आयातित माल पर राज्य के भीतर उत्पादित समान माल पर लगने वाले समान कर ही लगाए जाएं ताकि भेदभाव को रोका जा सके। प्रश्न 49। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि संसद और राज्यों के विधानमंडल दोनों ही व्यापार की स्वतंत्रता पर कानून बनाने में सक्षम हैं, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ? अ, अनुच्छेद 301, ब, अनुच्छेद 302 और 304, स, अनुच्छेद 305, द, अनुच्छेद 307। उत्तर है ब, अनुच्छेद 302 और 304। व्याख्या: अनुच्छेद 302 संसद को और अनुच्छेद 304 राज्य विधानमंडलों को व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति देते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि दोनों स्तर पर नियामक शक्ति मौजूद है, लेकिन संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर। प्रश्न 50। भाग 13 के प्रावधानों का भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है? अ, राज्यों के बीच आर्थिक अलगाव में वृद्धि हुई है। ब, एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ है। स, केंद्र सरकार का राज्यों के आर्थिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ है। द, अंतर्राज्यीय व्यापार में कमी आई है। उत्तर है ब, एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ है। व्याख्या: भाग 13 ने राज्यों के बीच अनुचित व्यापार बाधाओं को दूर करके और एक सामान्य आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देकर भारत में एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के प्रश्न यहीं संपन्न होते हैं। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले वीडियो के लिए इस चैनल डिजिटल मिर्ज़ापुर को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट्स में कितने उत्तर आपके सही हुए लिखना ना भूलें। आवश्यक सूचना: हमने संविधान की एक प्लेलिस्ट बना दी है जहां पर सभी एपिसोड के वीडियो उपलब्ध हैं और आगे आने वाले संविधान के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम फिर मिलेंगे भाग 13 के सभी प्रश्न लेकर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।